हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर जगराज सिंह, योर बायोलॉजी मेंटर। आज हम बात करेंगे किंगडम प्लांटी के बारे में, एनिमेलिया के बारे में, फिर वायरस, वायरॉइड और प्रियॉन्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। प्लांटी एनिमेलिया के बारे में थोड़ा सा 4-5 लाइनें दे रखी हैं जो कि हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ये हम पूरा प्लांटी एनिमेलिया पूरा चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। ठीक, 1-2 पॉइंट है जो मैं टिक कर देता हूं तुम्हें। ठीक, किंगडम प्लांटी के अंदर बहुत कुछ लिखा हुआ है, रीडिंग तुम्हें मारनी, इसमें कुछ खास ऐसा है नहीं। ठीक, तो सबसे पहले बात कर लेता हूं किंगडम प्लांटी की कुछ। ठीक, इससे पहले मैं मोनरा की, प्रोटिस्टा की और फंगाई की बात कर चुका हूं। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सारे इंपॉर्टेंट टिक्स और सारा कोरिलेशन बाकी एनसीईआरटी से करा चुका हूं। किंगडम प्लांटी के अंदर देखो, सब देखो ज्यादातर दे रखा है। किंगडम प्लांटी इंक्लूड ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म कॉमनली कॉल्ड प्लांट्स। बहुत बढ़िया। तो प्लांट्स क्या होते हैं कि ऑटोट्रॉफ्स होते हैं बेटा, ये अपना खाना खुद बना सकते हैं। तुमसे कोई भी पूछे कि प्लांट क्या हमेशा अपना खाना बनाते हैं? हाँ सर, ये हमेशा अपना खाना बनाते। क्या कभी ये किसी पे डिपेंड नहीं रहते? नहीं, ये बात गलत है। ये डिपेंड करते हैं, ये पार्शियली पैरासाइट हो सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, बस ये यहीं पे लिखा हुआ है तो हम लोग लिख लेते हैं पार्शियली हेट्रोट्रॉफ्स। तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो पार्शियली हेट्रोट्रॉफ हो सकते हैं। ठीक, कभी कभी प्लांट्स को दूसरे पे डिपेंड रहना पड़ता है। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो नाइट्रोजन कंटेंट के लिए दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। देखो इधर एक दे रखा है, दैट इज द इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस हो सकते हैं जो दूसरे पे डिपेंड करेंगे, किसके लिए? नाइट्रोजन कंटेंट के लिए। दूसरे कौन हो सकते हैं बेटा जी? दैट इज पैरासाइट्स। कुछ पैरासाइट्स भी होते हैं। ठीक है नहीं, अगर मैं बात करूं किनकी, इंसेक्टिवोरस के एग्जाम्पल्स की, तो इंसेक्टिवोरस के एग्जाम्पल देख लेना बेटा जी। पहला एग्जाम्पल ब्लैडरवर्ड, ब्लैडरवर्ड। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल इसके अंदर है वीनस फ्लाई ट्रैप। ठीक, तीसरा एग्जाम्पल है नेफेंथिस, एक पिचर प्लांट होता है। नेफेंथिस एक पिचर प्लांट होता है। YouTube पे इनके नाम डाल के देखना स्टूडेंट्स, बहुत खूबसूरत मैकेनिज्म होती है। इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म इंसेक्ट को ट्रैप कर लेता है और वो उसी के अंदर मर जाता है और उससे नाइट्रोजन को प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है। इसीलिए कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। पिचर, उनमें पिचर जैसी स्ट्रक्चर बनती है, इस तरह घड़े जैसी स्ट्रक्चर बनती है, उसी के अंदर वो इंसेक्ट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? पैरासाइट की। तो पैरासाइट के एग्जाम्पल देख लेना। एक एग्जाम्पल है कास्कुटा ऑन हेज प्लांट। ये तुम्हारे एनसीईआरटी में ही दे रखा है, इकोलॉजी में। इकोलॉजी में जब पैरासिटिज्म पढ़ोगे वहां पे एग्जाम्पल दे रखा है, कास्कुटा ऑन हेज प्लांट। तो कास्कुटा क्या होता है? अमरबेल। अमरबेल को तुमने देखा होगा कि दूसरे प्लांट्स के ऊपर चढ़ जाती है और उनसे न्यूट्रिशन ले लेती है, दैट इज अमरबेल। तो अमरबेल क्या होती है? दूसरे प्लांट्स पे चढ़ जाती है, उनसे न्यूट्रिशन भी लेती है, दैट इज कास्कुटा ऑन हेज प्लांट। तो ये क्या होती है? एक्टोपैरासाइट होती है, एक्टोपैरासाइट। तो ये स्टूडेंट्स क्या है? ये सारी पार्शियली हेट्रोट्रॉफ, कंप्लीटली हेट्रोट्रॉफ नहीं होती, अपनी कुछ जरूरतों के लिए डिपेंड होते हैं इनके ऊपर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्लांट्स के अंदर बस ये याद रखना, इफ यू मेंबर्स आर पार्शियली heterotrophs such as the insectivorous plant are parasitic. Bladderwort and Venus flytrap are example of insectivorous plant and Cuscuta is a parasite. ठीक है नहीं, बाकी सारी बातें पता हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बारे में अपन लोग पढ़ेंगे आगे। ठीक है नहीं, ये सारे टॉपिक प्योर में पढ़ेंगे, तो ये सब कुछ अपने को पढ़ना है, डोंट वरी, इनकी टेंशन मत लेना। अब बात करते हैं किनकी? किंगडम एनिमेलिया की। अब बात करते हैं किनकी? किंगडम एनिमेलिया की। तो एनिमेलिया के बारे में अपने को सब कुछ पढ़ना है, हर चीज डिटेल में पढ़नी है। एक पॉइंट बस देख लेना, एक वर्ड यूज होता है होलोजोइक। ये तुमको कहीं शायद ना ही मिले पढ़ने के लिए, तो ये वर्ड होता है होलोजोइक, कि जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है एनिमेलिया के अंदर वो होलोजोइक। होलोजोइक के बारे में देखो दे रखा है, बाय इंजेक्शन ऑफ फूड, फूड के इंजेक्शन द्वारा। तो होलोजोइक एनिमल्स के लिए अलग से तुम लिख सकते हो होलोजोइक एनिमल्स। इनके लिए तुम अलग से लिख लेना, they digest their food inside the body। और इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब बेटा जी ये हुआ दैट इज फर्स्ट इंजेक्शन
फर्स्ट इंजेक्शन एंड देन डाइजेशन। मोनेरा में भी मैंने यही बात बताई थी कि कुछ ऑर्गेनिज्म, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो पहले फूड जो होता है उसके बाहर एंजाइम सिक्रीट करके उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, फिर उसे खाते हैं, फिर उसे इंजेस्ट करते हैं। लेकिन एनिमल्स जनरली क्या करते हैं, पहले इंजेस्ट कर लेते हैं, पहले उसे खा लेते हैं, फिर पेट में बॉडी के इनसाइड उसका डाइजेशन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बात होगी प्लांटियन में लेके एक पॉइंट की, इसको देख लेना। ठीक, बाकी सारी बातें अपन करेंगे, तुम बिल्कुल टेंशन मुक्त रहना। ठीक, अब लास्ट टॉपिक के बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लास्ट टॉपिक की बात करेंगे, दैट इज द वायरस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स एंड लाइकेन की। ये तीनों वायरस, वायरॉइड्स एंड प्रियॉन्स ये ए सेलुलर होते हैं, ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक, लाइकेन जो है ये सेलुलर है। ठीक, अब जो आर.एच. विटेकर ने 1869, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? नो, 1969 में जो उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, उनमें वायरस को, वायरॉइड्स को, प्रियॉन्स को, लाइकेन को कोई जगह नहीं मिली थी, इसलिए इनकी स्टडी हम लोग अलग से करेंगे। ठीक है नहीं, सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन वायरस की। तो यहाँ पे हेडिंग डालनी है तुमको, वायरस। ठीक, इसके बारे में देखो, पहले देख लेते हैं क्या दे रखा है। इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटेकर देयर इज नो मेंशन ऑफ लाइकेन एंड सम ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि वायरस, वायरॉइड्स एंड प्रियॉन। दीज आर ब्रीफली इंट्रोड्यूस हियर। अब देखना बात, वायरस की बात करते हैं। पहला नंबर तो वायरस लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी है। ठीक, तो लिविंग और बीच की कड़ी है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। इसका मतलब क्या हुआ सर, ये जब तक किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की या किसी भी सेल के बाहर रहती है तो क्रिस्टलाइन इनर्ट क्रिस्टल के फॉर्म में पड़ी रहती है, लेकिन जैसे इसको कोई लिविंग सेल मिल गई तो ये खुद लिविंग की तरह बिहेव करने लगती है। उसकी जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा उसके ऊपर अपना कब्जा कर लेगी और खुद के बहुत ज्यादा मल्टीप्लिकेशन करेगी और खूब सारी प्रोजेनी प्रोड्यूस करेगी। इस तरह से वो क्या करती है कि अंदर लिविंग होती है लेकिन बाहर क्रिस्टलाइन इनर्ट क्रिस्टल के फॉर्म में पड़ी रहती है। ठीक है नहीं, तो ये होती है लिविंग किसकी, वायरस की बात। तो एनसीईआरटी कह रहा है कि आपने कॉमन कोल्ड देखा होगा, फ्लू हो जाता है आपको, ये आसानी से किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है। ठीक, ध्यान से देखना, लिविंग की बात मैं कैसे कर रहा हूं बेटा जी, देखो जरा। ठीक, ये तुम्हारे उसके अंदर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में एड्स पढ़ाऊंगा, तब मैं कुछ इस तरह से ये वाला फोटो दिखाऊंगा तुमको। ठीक है नहीं, कहां पे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, तो ये वाला फोटो वहां पे बना होगा। ठीक, तो इसमें क्या होगा, देखो बेटा जी, एक रेट्रो वायरस होता है जो एड्स का वायरस होता है। ये देखो, ये हम लोगों की एनिमल सेल को जाके इन्फेक्ट कर रहा है। ठीक, एनिमल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर की तरफ दिखाई हुई है इन्होंने, ये एनिमल सेल को जाके इन्फेक्ट कर रहा है। ये इसका बाहर जो है ये क्या है, प्रोटीन कोट, बाहर इसका प्रोटीन का कोट, और जो बीच में ये सांप जैसा दिख रहा है ये क्या है, इसका जेनेटिक मटेरियल। और इसका जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, आरएनए, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है। देखो अंदर सिर्फ जेनेटिक मटेरियल गया है, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल गया है, प्रोटीन कोट बाहर रह गया। अब ये जो वायरल डीएनए इंट्रोड्यूस, वायरल आरएनए इंट्रोड्यूस हुआ ना, अब वायरल आरएनए सबसे पहले आरएनए से डीएनए बन जाता है। ये आरएनए है और ये डीएनए, देखो आरएनए से पहले डीएनए, आरएनए से डीएनए बनना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो इसने देखो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किया है और वायरल डीएनए इज प्रोड्यूस बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। अब ये डीएनए जो बना हुआ है ना, किसका, वायरस का, रेट्रोवायरस का, ये जाके होस्ट के जीनोम पे जाके अटैक करेगा, होस्ट के जीनोम पे जाके अटैक करेगा, आपके जो डीएनए होगा उस पे अटैक करेगा। ये हेल्पर टी सेल दे रखी है मेनली, ये कौन सी सेल है, हेल्पर टी सेल पे ज्यादा अटैक करता है। देखो वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट इनटू होस्ट जीन, इस पे जाके अटैक करेगा और इससे कहेगा भैया मेरे लिए बहुत सारे डीएनए का फॉर्मेशन कर दो, मेरे लिए बहुत सारे डीएनए से आरएनए बना दो। तो इससे बहुत सारे आरएनए बना रहा, देखो न्यू वायरसेस अब बहुत सारे आरएनए बनवा लेगा। अब उन आरएनए के ऊपर प्रोटीन का कोड बन जाएगा, कोड आते ये क्या हो जाएगा, नए वायरसेस बन जाएंगे। अब ये नए वायरसेस और जगह पे इन्फेक्ट करेंगे। ठीक, इसीलिए वायरस के इन्फेक्शन के सिम्टम आने में थोड़ा टाइम लगता है, तुरंत नहीं आते हैं, क्योंकि जब तक ये वायरसेस नंबर में नहीं बढ़ जाएंगे तब तक सिम्टम आना थोड़ा सा आसान नहीं होता, तो थोड़ा सा वक्त लगता है। तो देखो आरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से डीएनए बनाया, डीएनए ने जाके इसके जो होस्ट सेल का जेनेटिक मटेरियल था उस पर जाके कब्जा किया और उससे खूब सारे नए आरएनए बनवाए।
और इस तरह से वर्क करता है कौन? वायरस। ठीक, अब देख लेना वायरस के अंदर पाया क्या जाता है। तो भाई साहब वायरस के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है न्यूक्लिक एसिड और एक होता है प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। प्रोटीन इस तरह से प्रोटीन होता है, प्रोटीन के अंदर इस तरह से डीएनए लिपटा रहता है। तो डीएनए को जो न्यूक्लिक एसिड होता है, जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, यही प्रोटीन का कोट, उससे प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है नहीं? तुम्हें बात समझ में आ पा रही है? ठीक, तो ये सारी बातें हो गई किसकी? वायरसेस की कुछ। और थोड़ी सी रीडिंग मारते हैं फिर हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, आओ बात करते हैं दैट इज द वायरस के बारे में। देखो क्या कह रहा है वो, कह रहा ऑल ऑफ अस हु हैव सफर्ड द इल इफेक्ट्स ऑफ कॉमन कोल्ड और फ्लू नो व्हाट इफेक्ट वायरसेस कैन हैव इवन इफ वी डू नॉट एसोसिएट इट with our condition. Viruses did not find a place in classification. ठीक, since they are not considered truly living, इन्हें क्लासिफिकेशन में जगह ही नहीं दी गई क्योंकि इन्हें truly living नहीं माना गया। If we understand living as those organisms that have a cell structure, अगर हम ये मान लेते हैं कि living वो है जिनके पास सेल स्ट्रक्चर होती है, इसलिए इन्हें क्लासिफिकेशन में कोई भी जगह नहीं दी गई है। The viruses are non-cellular organism। बेटा यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है? non-cellular। ठीक, और यहाँ पे लिखा हुआ acellular, तो कंफ्यूज मत होना, एक ही चीज। ठीक है नहीं? तो यहाँ पे acellular organism था, ठीक है नहीं, और यहाँ पे non-cellular। तो आगे क्या कह रहा है? That are characterized by having an, ये important लाइन है, having an inert crystalline structure outside the living cell। तो तुमसे पूछ सकता inert crystalline structure outside the living cell किसकी होती है? तो वायरस की। ठीक है नहीं? इतनी बात समझ में आई? अब देखना, ठीक, अब कह रहे हैं कि once they infected cell, once they infect a cell, they take over the machinery of the host cell। host cell की मशीनरी पे कब्जा कर लेते हैं to replicate themselves, killing the host, उसको होस्ट को किल कर देंगे और उसको रेप्लिकेट करेंगे। would you call viruses living or non living? तो ये कड़ी होती है, तो लिख देना कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। इतनी बात समझ में आई? तुम्हें नहीं आई? ठीक, अब देखना बेटा जी, अब बात करते हैं किसको खोजा किसने था, क्या किया था। तो भाई साहब पहली बार जो मैं वायरस की बात कर रहा हूं, इसको पहली बार वेनम, ठीक, टर्म वेनस या पॉइजनस फ्लूइड के बारे में दे रखा था इवॉन विस्की ने। ठीक है नहीं? तो इसे वेनम बोला था और पॉइजनस फ्लूइड। वेनम किसके लिए? सांप के जहर को बोला जाता है वेनम। ठीक, या पॉइजनस फ्लूइड। ठीक, was given by इवॉन विस्की। पूरा नाम दे रखा होगा लेकिन इवॉन विस्की याद रखना बहुत है। ठीक, कब? 1892 में। तो टर्म वेनम या, ठीक है नहीं, पॉइजनस फ्लूइड किसने बोला था? इवॉन विस्की 1892 में। सेकंड बात देख लेना। ठीक, देखो यही दे रखा है स्टूडेंट्स। ठीक, द नाम वायरस, ठीक है नहीं, देखो क्या कह रहा है, द नेम virus, that means venom or poisonous fluid, was given by Dmitry Ivanovsky 1892, recognize certain microbes as casual organism of mosaic disease of tobacco। ये टोबैको मोजेक वायरस पे काम कर रहे थे, टोबैको की मोजेक डिजीज पे देख रहे थे, तब इसे दिया था नाम क्या? वेनम या पॉइजनस फ्लूइड 1892 में। ठीक है नहीं? इन्होंने क्या देखा था कि ये बैक्टीरिया से भी स्मॉलर होते हैं और ये बैक्टीरिया के फिल्टर से निकल जाते हैं, यानी उससे भी छोटे होते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक, तो ये बात किसने की थी? इन्होंने। ठीक, देखो क्या दे रखा है कि दीज वर फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया बिकॉज दे पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर, क्योंकि बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी पास हो जाते हैं, इसलिए ये उनसे भी छोटे पाए जाते हैं। ठीक, तो पहली बात किसकी होगी? वेनम या पॉइजनस फ्लूइड की। दूसरा, इनके लिए वर्ड यूज किया था इन्फेक्टियस फ्लूइड या कह दो कंटाजियम विवम फ्लूइडम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब स्टूडेंट हुआ इन्फेक्टियस
इन्फेक्टियस लिविंग फ्लूइड। ठीक, इसका मतलब ये हुआ। ऐसा किसने बोला था वायरस के लिए कंटाजियम विवम फ्लूइड? ये बोला था बीजरनिक ने। किसने बोला था स्टूडेंट? बीजरनिक ने। ठीक, कब? 1898 में। तो 1898 में वायरस के लिए कब बोला था कंटाजियम विवम फ्लूइड में इन्फेक्टियस लिविंग फ्लूइड? बीजरनिक ने 1898। इससे कुछ और याद आ रहा है तुम्हें? ठीक, इसी तरह का कहीं और पढ़ा कंटाजियम विवम फ्लूइडम की तरह? ओमनिस विवम एक्स विवो, कहीं पढ़ा बेटा? चलो ये एनसीईआरटी में नहीं तो ये तो है। ओमनी सेल्ला ई सेल्ला, ये कहीं पढ़ा हो, कहीं पे याद हो? तो ओमनी सेल्ला ई सेल्ला का मतलब होता है लाइफ कम्स फ्रॉम, सेल कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, सेल कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल है। तो ओमनी सेल्ला ई सेल्ला। और ये लाइन किसने दी थी? रोडोल्फ वर्च्यू ने। आपके एनसीईआरटी में साहब है। ठीक, कहां पे? साइटोलॉजी में, सेल वाले चैप्टर में। ओमनिस विवम एक्स विवो, ये दिया था हक्सले एंड हार्वे ने। हक्सले एंड हार्वे ने। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस बोला जाता है इसे, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। इसके बारे में मैं थोड़ी सी बात इवोल्यूशन में करूंगा। इसको इन्होंने मॉडिफाई करके पास्चर की बात के फॉर्म में लिखा है कि लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। तो बेटा ये दोनों बातें और एक बात ये कंटाजियम विवम फ्लूइडम एक जैसी हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा बोल दिया। ओमनिस विवम एक्स विवो, ओमनिस सेल्युला ई सेल्युला, कंटाजियम विवम फ्लूइडम। बीजरनिक ने दिया था 1892 में। इसको जो इसका थर्ड पॉइंट पे देखना। ठीक, वायरस को क्रिस्टलाइज किसने किया था? तो वो किसने किया था? स्टेनले ने। तो पूछा जाता है वायरस को का क्रिस्टलाइजेशन किसने किया था? दैट इज स्टेनले। किसने किया था? स्टेनले ने। ठीक है स्टूडेंट्स, दैट इज। और कब किया था? 1935 में। तो वेनम या पॉइजनस फ्लूइड किसने बोला था? इवान विस्की ने। कंटाजियम विवम फ्लूइडम बीजरनिक ने। क्रिस्टलाइजेशन किसने किया था? स्टेनले ने 1935 में स्टूडेंट। ठीक, देखो देखो एमडब्ल्यू बीजरनिक, ठीक है नहीं, 1898 एमडब्ल्यू बीजरनिक 18 demonstrated that the extract of infectious plant of tobacco could cause infection in healthy plant। ठीक, इन्होंने देखा कि कोई अगर इन्फेक्टियस प्लांट है और उसको मैं निचोड़ के दूसरे प्लांट पे, किसी हेल्थी प्लांट पे डाल देता हूं, तो वो भी इन्फेक्ट हो जाता है, उसमें भी वायरल इन्फेक्शन हो जाता है। एंड कॉल द फ्लूइड, और इस फ्लूइड को क्या कहते हैं उन्होंने? इन्फेक्टियस लिविंग फ्लूइड। ऐसा लिविंग फ्लूइड है जो इन्फेक्शन है जिसके अंदर, दैट इज वर्ड यूज किया कंटाजियम विवम फ्लूइडम। ठीक, इसको बाद में क्रिस्टलाइज किसने किया था? तो स्टेनले ने। तो देखो WM स्टेनले 1935 showed that viruses could be crystallized and crystal consist largely of protein। क्रिस्टल्स के अंदर ज्यादातर क्या पाया जाता है? प्रोटीन। They are inert outside their specific host cell। होस्ट सेल के बाहर ये इनर्ट होते हैं। आगे बेटा जी बहुत शानदार इंपॉर्टेंट लाइन दे रखी है, क्या? कि वायरसेस आर ऑफ ऑब्लिगेट पैरासाइट। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। शानदार, वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। कोई फंगाई का नाम बताओ जो ऑब्लिगेट पैरासाइट हो? एल्बिगो फाइकोमास्टीज का मेंबर था, मस्टर्ड के ऊपर ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये बात हो गई कुछ वायरस की। ठीक, अब देखना आगे। ठीक है स्टूडेंट, ये दोनों के फिगर बने हुए हैं, फिगर जरूर देख लेना ध्यान से। अब एक चीज, एक दो पॉइंट और देखना स्टूडेंट्स। अब जो वायरस होता है, वायरस के अंदर दो चीजें होती हैं, एक क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड, और दूसरा क्या होता है? प्रोटीन। एक न्यूक्लिक एसिड और दूसरा प्रोटीन। तो देखना बेटा, वायरस में दो चीजें होती हैं, एक हो सकता है न्यूक्लिक एसिड और एक होता है प्रोटीन।
प्रोटीन जो होता है न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, तो न्यूक्लिक एसिड के बाहर क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। और ये जो प्रोटीन होता है ये कैप्सिड के फॉर्म में होता है, ठीक, इस यूनिट के फॉर्म में होता है। और कैप्सिड की जो यूनिट होती है उसे क्या कहते हैं? कैप्सोमियर। अब ये कैप्सोमियर जो है ये दो फॉर्म में अरेंज हो सकते हैं। हो सकता है ये पॉलीहेड्रल के फॉर्म में अरेंज हो सकता है पॉलीहेड्रल के फॉर्म में हो या हेलिकल के फॉर्म में हो। तो कैप्सोमियर हेलिकल के फॉर्म में भी हो सकते हैं बेटा, और पॉलीहेड्रल भी हो सकते हैं, ठीक। तो ये तो कैप्सिड के कैप्सोमियर यूनिट की बात हो गई। न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड इनके अंदर डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है, ठीक। तो न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए दोनों में से कोई हो सकता है। प्रोटीन होगा कैप्सिड के फॉर्म में जो कि न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, दैट इज कैप्सोमियर। अच्छा, न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए दोनों का भी नहीं हो सकते, दोनों में कोई हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है, ठीक। अब मैं बात करूं कहां डीएनए होगा कहां आरएनए होगा, तो उसकी बात देख लेना स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं प्लांट वायरसेस की बात करूं, वो वायरसेस जो प्लांट को मेनली इन्फेक्ट करते हैं, तो प्लांट वायरसेस में जो न्यूक्लिक एसिड होगा जनरली सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा। अगर मैं एनिमल वायरसेस की बात करूं तो एनिमल वायरसेस के अंदर जनरली डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, ठीक। तो आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है। आरएनए कौन सा होगा? सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है और डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, और डीएनए हमेशा डबल स्टैंडर्ड होगा, ठीक। तो एनिमल वायरसेस के अंदर आरएनए भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, पर आरएनए भी हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है और डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है। ओके स्टूडेंट, और देखना बैक्टीरियोफेज की बात करूं, बैक्टीरियोफेज की, तो बैक्टीरियोफेज में जनरली क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, ठीक। ये तो बैक्टीरियोफेज की बात हो गई, ठीक। अब कुछ बैक्टीरियोफेज के कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक। ठीक है स्टूडेंट, तो बैक्टीरियोफेज के कुछ एक्सेप्शन कौन कौन से ये देख लेना स्टूडेंट्स, ठीक। जैसे कि, ठीक, एक टोबैको मोज़ेक वायरस होता है, तो टोबैको मोज़ेक वायरस के अंदर क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। ये मैं वैसे वायरसेस की बात कर रहा हूं। एचआईवी के अंदर क्या होता है? ये भी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, ठीक। तो इनको अलग रखना। और इनकी बात करूं बैक्टीरियोफेज में जनरली ये होता है, लेकिन देखो क्यूबी बैक्टीरियोफेज के अंदर क्या होता है? क्यूबी बैक्टीरियोफेज के अंदर जनरली क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, ठीक है नहीं। 5x174 बैक्टीरियोफेज के अंदर जनरली क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, ठीक। जनरली डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, लेकिन क्यूबी बैक्टीरियोफेज के अंदर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए दे रखा है। ये मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस में जो मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पे दे रखा है, वहां मैं रिवाइज करूंगा, आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं है। 5x174 बैक्टीरियोफेज के बारे में भी वहीं दे रखा है, इसमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। तो प्लांट वायरस, एनिमल वायरस और बैक्टीरियोफेज वायरस की बात हो गई, ठीक है नहीं। प्रोटीन का कोड क्या कहलाता है? कैप्सिड, और उसकी स्मॉलर सब यूनिट क्या कहलाती है? कैप्सोमियर, जो कि न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। और किस फॉर्म में हो सकती है? हेलिकल और पॉलीहेड्रल के फॉर्म में होती हैं। अच्छा, इससे वायरस से बहुत सारी एनिमल डिजीज और बहुत सारी प्लांट डिजीज होती हैं। एनिमल में कौन कौन सी डिजीज होती हैं और प्लांट में कौन कौन सी डिजीज होती हैं? तो मैं बात कर लेता हूँ वायरस की वजह से एनिमल डिजीज। तो एनिमल डिजीज ड्यू टू वायरस, तो इसमें कौन कौन सी होती है स्टूडेंट? जो एनसीईआरटी में दे रखी मैं वही बताऊंगा ज्यादातर। मम्स, वैसे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में सारी डिजीज फिर से तुम्हें रिवाइज कराऊंगा, लेकिन कुछ यहां पे लिस्ट बना लो स्टूडेंट, ठीक है नहीं। मम्स हो गया, स्मॉल पॉक्स, ठीक, हर्पेस, इन्फ्लुएंजा, एड्स, फ्लू। इन्फ्लुएंजा, फ्लू, कॉमन कोल्ड एक ही जैसे नाम होते हैं, पर मैं फिर भी अलग अलग नाम लिखा दे रहा हूँ। इन्फ्लुएंजा, फ्लू, कॉमन कोल्ड कभी कभी एक जैसे नाम यूज होते हैं, पर मैं अलग लिखा रहा हूँ, इन्फ्लुएंजा, फ्लू और कॉमन कोल्ड।
ठीक, 8वां हो गया हेपेटाइटिस, ठीक, 9वां पोलियो लिख लेना, रेबीज लिख सकते हो, डेंगू, चिकनगुनिया, डेंगू चिकनगुनिया, ठीक है, स्वाइन फ्लू, निमोनिया, कुछ टाइम के निमोनिया भी वायरस से हो जाते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है नहीं। बाकी तुमको पता ही है, कोविड हो रहा है, एड्स हो रहा है, कॉमन फ्लू, स्वाइन फ्लू, ठीक है नहीं, मम्स, चिकन पॉक्स, ठीक है नहीं, चिकन पॉक्स भी लिख लेना। तो ये सारी डिजीज बेटा किससे हो रही हैं? एनिमल डिजीज जो वायरसेस की वजह से हो रही हैं। तो इनकी इतनी लिस्ट मिनिमम याद रख लेना स्टूडेंट, मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पेस, इन्फ्लुएंजा, फ्लू, कॉमन कोल्ड, एक ही चीज, एड्स, हेपेटाइटिस, पोलियो, रेबीज, डेंगू, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू, चिकन पॉक्स, ठीक है ना स्टूडेंट। तो कम से कम इतनी तो एनिमल डिजीज याद ही रखना। कुछ इंसेटिव दे रखी, कुछ मैंने एक्स्ट्रा लिखा दी, जो अलग माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर में जब वायरल डिजीज पढ़ाऊंगा तो वहां रिकॉल कराऊंगा। अच्छा, बहुत सारी प्लांट डिजीज होती है एनिमल्स के अंदर, तो इनकी बेटा स्टूडेंट लिस्ट जरूर अलग से बना लेना। प्लांट डिजीज ड्यू टू वायरस, ठीक। तो इसके अंदर कौन कौन सी? मोजेक का फॉर्मेशन कर सकती है, मोजेक का फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक। दूसरा क्या हो सकता है कि लीफ की रोलिंग एंड कर्लिंग हो सकती है, लीफ की रोलिंग एंड कर्लिंग, ठीक है। और क्या हो सकता है? येलोइंग एंड ठीक, येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग, ठीक। चौथा याद रखना डॉर्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ। ये सारी वो डिजीज है जो वायरस के कारण प्लांट्स के अंदर होती। चार चीजें, चार जरूर याद रखना। मोजेक का फॉर्मेशन हो सकता है, बहुत पढ़ते हो टोबैको मोजेक वायरस, कई जगह आपको मिलेगा, ठीक है नहीं, बहुत फेमस है। तो मोजेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग, डॉर्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ, ये सारी डिजीज किसकी वजह से हो सकती है? वायरस की वजह से। तो ये सारी डिजीज की बात होगी, बहुत इंपॉर्टेंट। आओ देख लेते हैं बेटा, बात करते हैं वायरसेस की, ठीक है नहीं। वो क्या कह रहा है? इन एडिशन टू प्रोटीन के अलावा वायरसेस आल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल दैट कुड बी आइदर आरएनए और डीएनए। नो वायरसेस कंटेन बोथ आरएनए एंड डीएनए। किसी भी वायरस के अंदर दोनों डीएनए और आरएनए एक साथ नहीं पाए जाएंगे। ए वायरस इज ए न्यूक्लियोप्रोटीन। शानदार बात कि न्यूक्लियोप्रोटीन क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, दोनों चीजों से मिलकर कौन बनेगा? वायरस। अच्छा, मैं और पूछूं, और न्यूक्लियोप्रोटीन कौन हो सकता है? क्रोमोसोम, डीएनए भी होता है, हिस्टोन प्रोटीन भी होती है, तो वो भी न्यूक्लियोप्रोटीन। और क्या हो सकता है? राइबोसोम हो सकता है, वो उसमें आरएनए भी होती है और प्रोटीन भी होती है। ये बकायदा दे रखा है आपकी एनसीईआरटी में दो जगह। जब ट्रांसलेशन पढ़ाऊंगा तब वहां राइबोसोम का जिक्र आएगा, तब भी वहां पढ़ाऊंगा। साइटोलॉजी में जब मैं सेल ऑर्गेनेल पढ़ाऊंगा तब भी वहां जिक्र आएगा। तो दोनों जगह दे रखा है कि राइबोसोम इज ए न्यूक्लियोप्रोटीन। राइबोसोम हो गया, क्रोमोसोम हो गया, वायरसेस हो गया, ये सब क्या है? न्यूक्लियोप्रोटीन। चाहे बगल में यहीं पे लिख लेना छोटा सा स्टूडेंट कि वायरस हो गया, क्रोमोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया, और भी हो सकते हैं, मैं मेनली 3 एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक। न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं स्टूडेंट, ठीक। हम आगे पढ़ते हैं क्या लगे। एंड द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस। इसका जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है? इन्फेक्शियस होता है, संक्रमित कर सकता है। इन जनरल वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट को जो इन्फेक्ट करते हैं उनको कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। एंड वायरसेस दैट इन्फेक्ट एनिमल हैव आइदर सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अगर इन तीनों में भी एक प्रेफरेंस बोलोगे कि जनरली क्या पाया जाता है, तो जनरली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है। बैक्टीरियल वायरसेस आर बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज किसे कहते हैं? वो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे उसे कहते हैं बैक्टीरियोफेज, ठीक है नहीं। तो बैक्टीरियल वायरसेस आर बैक्टीरियोफेज वायरसेस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया आर यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस। द प्रोटीन कोड कॉल्ड, और इसके प्रोटीन कोड को क्या कहते हैं? कैप्सिड, मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट कॉल्ड कैप्सोमेर। स्मॉल सब यूनिट क्या कहलाती है? कैप्सोमेर। प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड, जो न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करते हैं। द कैप्सोमेर आर अरेंज्ड इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म, ठीक है नहीं। जो ये दिख रहा है, ये पूरा कहलाता है कैप्सिड बेटा,
ठीक है नहीं। और इसके अंदर जो ये छोटे छोटे ये बने हुए हैं ये सारे क्या है, कैप्सोमियर। तो इनकी जो यूनिट है वो क्या कहलाएगी, कैप्सोमियर। तो कैप्सिड बना होता है कैप्सोमियर का, जो किस फॉर्म में, पॉलीहेड्रल के फॉर्म में, ठीक है नहीं, और हेलिकल फॉर्म में अरेंज होते हैं। ठीक, ये पूछा हुआ है। ये स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरियोफेज का फोटो बना हुआ, तो बी वाला बैक्टीरियोफेज है और ये टोबैको मोज़ेक वायरस है। तो तुमसे खाली फोटो दे देगा, ऑप्शन क्या देगा, टोबैको मोज़ेक वायरस। मान लो ए वाला फोटो दे दिया, उसने पूछ दिया टोबैको मोज़ेक वायरस, बैक्टीरियोफेज, और थर्ड ऑप्शन विराइड्स, और चौथा प्रियॉन्स। तो क्या मारोगे, टोबैको मोज़ेक वायरस। बहुत इग्नोर करते हो, तो वहां ऊपर बड़ा बड़ा लिख लेना, इतना बड़ा, टोबैको मोज़ेक वायरस का फोटो है ये, तुम पक्का भूल जाओगे। ठीक, बैक्टीरियोफेज हो सकता है तुम्हें याद रह जाए, क्योंकि इसका फोटो मैं 2-3 जगह पढ़ाऊंगा। एक मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में बताऊंगा, फिर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में फिर बताऊंगा इसका फोटो। तो इसका भले ही याद रह जाए, लेकिन टोबैको मोज़ेक वायरस भूल जाओगे कि ये फोटो वायरस का नहीं है, खाली ये टोबैको मोज़ेक वायरस का है। और वो किसका, बैक्टीरियोफेज, वो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है। ये इसका हेड है, ये इसका कॉलर रीजन है, ये शीथ रीजन, ये वाला, ये क्या है, शीथ रीजन। और नीचे क्या बने, टेल फाइबर्स बने हुए हैं ये। ठीक, तो 4 हिस्से बने हुए हैं, एक हेड, दूसरा कॉलर, तीसरा शीथ, चौथा टेल फाइबर्स। ठीक है नहीं। तो तुमसे गलत करा सकता है क्वेश्चन, वो हेड कॉलर दे देगा, टेल फाइबर यहां बनाएगा ही नहीं, यहां पे सिर्फ टेल फाइबर कर देगा। पूछेगा कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है नहीं, 1 2 3 इच, खूब कंफ्यूज करेगा। तो याद रखना, ऊपर हेड है, कॉलर है, शीथ और टेल फाइबर्स। ठीक है, अब डिजीज की बात कर लेते हैं इनकी। तो दे रखा है वायरसेस कैन कॉज लाइक मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पेस, इन्फ्लुएंजा, एड्स इन ह्यूमन इज आल्सो कॉज्ड बाय वायरस। ठीक है नहीं, जेनाइटल हर्पेस, जेनाइटल वार्ट्स, ये दोनों भी किससे होते हैं, वायरल डिजीज है बेटा। जेनाइटल हर्पेस और जेनाइटल वार्ट्स, चाहो तो लिख लेना, यहाँ पे देखो हर्पेस लिखा हुआ है, वार्ट्स भी लिख लेना। वार्ट्स भी किससे होता है, वायरस से। इन प्लांट द सिम्टम्स कैन बी मोज़ेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, येलोइंग एंड वीड क्लियरिंग, डॉर्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ। ये तो बात होगी किसकी, वायरस की। ठीक है नहीं। अब बात करते हैं किसकी, वायराइड्स एंड प्रियॉन्स की। ठीक, तो ध्यान से स्टूडेंट बात सुनना। 1971 में एक साइंटिस्ट थे टियो डाइनियर ने एक नया इन्फेक्टिस एजेंट ढूंढा था, जिसका नाम क्या था, वायराइड। उन्होंने देखा कि ये वायरस से बहुत छोटा होता है, और उन्होंने एक डिजीज जिससे देखी, दैट इज द पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। तो वायराइड्स कौन सी डिजीज कॉज करते हैं, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कॉज करते हैं। पहली बार किसने देखा था इसको, टियो डाइनियर ने 1971 में। ठीक, और देखो वायरस के अंदर खास बात, इनके अंदर प्रोटीन नहीं पाया जाता, सिर्फ आरएनए होता है। अगर आरएनए होता फ्री होगा ना, उसको किसी ने प्रोटेक्ट नहीं कर रखा है। अभी तक वायरस में क्या था कि न्यूक्लिक एसिड को कौन प्रोटेक्ट कर रहा था, प्रोटीन प्रोटेक्ट कर रहे थे, तो उनको कोई प्रोटेक्ट नहीं करता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, वायरस की। अब जो आरएनए होता है वो बहुत लो मॉलिक्यूलर वेट का इसके अंदर पाया जाता है, तो लो मॉलिक्यूलर वेट का फ्री आरएनए इनके अंदर पाया जाता है। किनके अंदर, वायरस के अंदर। खोजा किसने था, टियो डाइनियर में। डिजीज कौन सी कॉज करते हैं, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। और सिट्रस कैंकर डिजीज कौन कॉज करता है, तो वो कौन से थे स्टूडेंट, दैट इज द बैक्टीरिया। मैं पहले ही बता चुका हूं, ठीक है नहीं। ठीक, सिट्रस कैंकर डिजीज। चलो आओ स्टूडेंट देख लेते हैं क्या दे रखा है वायरस के बारे में। ठीक, तो वायरस के बारे में दे रखा है 1971, टियो डाइनियर डिस्कवर्ड ए न्यू इन्फेक्टिस एजेंट दैट वाज स्मॉलर देन वायरसेस एंड कॉज्ड पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। इसको अलग से बहुत ज्यादा टिक कर लेना, तुम पक्का गलत करोगे अगर आया तो। पोटैटो स्पिंडल डिजीज कॉज्ड बाय नॉट बैक्टीरिया, नॉट वायरस, बट बाय वायराइड्स। It was found to be a free RNA, इसके अंदर सिर्फ फ्री आरएनए पाया था। It lacks the protein code that is found in viruses, इनके अंदर प्रोटीन का कोड नहीं पाया जाता है, hence the name viride. The RNA of the viride was of low molecular weight. RNA कैसा होता है, लो मोलिकुलर वेट का होता है, किनके अंदर, वायराइड्स के अंदर स्टूडेंट। ठीक है, अब देखना स्टूडेंट्स आगे। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग किसकी, प्रियॉन्स की। अब बात करते हैं प्रियॉन्स की। ठीक ठीक,
इन मॉडर्न मेडिसिन देखो दे रखा है कि कुछ ऐसे इन्फेक्टियस एजेंट थे जिन्होंने न्यूरोलॉजिकल डिजीज कॉज कर दी, ठीक है नहीं, इन्होंने न्यूरोलॉजिकल डिजीज कॉज की किसके अंदर, कैटल्स के अंदर, ह्यूमन के अंदर। और जब इनको बाद में मॉडर्न मेडिसिन में खोजा गया तो पता चला कि एक नए ही प्रोटीनेशियस एजेंट है। ये मिसफोल्डेड या एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन वाले एजेंट हैं। इनके ये कैसे मिसफोल्डेड या एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन इनके अंदर पाई जाती है, और ये इन्फेक्शन भयानक न्यूरोलॉजिकल डिजीज कॉज कर रहे हैं किनके अंदर, कैटल्स के अंदर, ह्यूमन के अंदर, ठीक है नहीं। कैटल्स के अंदर कौन सी डिजीज कॉज करते हैं, तो दैट इज द बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेप्लोपैथी, ठीक। तो कैटल्स के अंदर ये डिजीज कॉज कौन सी करते हैं, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेप्लोपैथी, ठीक। इसी को मैड काउ डिजीज बोला जाता है इन कैटल्स, ठीक। आओ देखते हैं स्टूडेंट क्या दे रखा है। कह रहे हैं कि इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्टियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज वर फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाय एन एजेंट कंसिस्टिंग ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। तो एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन भी हो सकता है या कह सकता है मिसफोल्डेड प्रोटीन, ठीक है, मिसफोल्डेड प्रोटीन भी कह देते हैं, मिसफोल्डेड प्रोटीन, ठीक है। द एजेंट वाज स्मॉलर इन साइज टू वायरसेस, ये भी वायरसेस से छोटे होंगे, जाहिर सी बात है। दीज एजेंट वर कॉल्ड प्रियॉन्स, इन्हीं को क्या कहा गया, प्रियॉन्स। द मोस्ट नोटेबल डिजीज कॉज्ड बाय प्रियॉन्स वर बोवाइन, ये इंपॉर्टेंट है, डिजीज कौन सी कॉज करते हैं, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेप्लोपैथी। ये बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेप्लोपैथी सिर्फ नाम याद रखने, इसके ज्यादा जानने की कोशिश नहीं तो करना तुम, ठीक। कॉमनली खाली से कॉमनली क्या कहा जाता है, मैड काउ डिजीज इन कैटल। तो मैड काउ डिजीज को या बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेप्लोपैथी कहा जाता है। इसी का एनालॉगस ह्यूमन के अंदर कौन सा है, इट्स एनालॉगस वेरिएंट इन ह्यूमन इज क्रेफ्ट-जॉल्ट जैकब डिजीज, सीएचडी इन ह्यूमन। सीएचडी की फुल फॉर्म देख रहे ना बेटा, सीजीएड। तो सी का मतलब एक साइंटिस्ट पे इनके नाम था, दैट इज द क्रेड्जफेल्ड, ठीक, एक साइंटिस्ट थे, और जैकब, तो पूरा नाम हो गया क्रेड्जफेल्ड जैकब डिजीज, ठीक, किसके अंदर, ह्यूमन के अंदर। इसी का दूसरा नाम ये होता है सब एक्यूट स्पॉन्जिफॉर्म इंसेप्लोपैथी, तो इसी को बोला जाता है सब एक्यूट स्पॉन्जिफॉर्म इंसेप्लोपैथी, ठीक है नहीं। तो अभी तक इस पे बहुत क्वेश्चन नहीं आए, इन दोनों डिजीज पे आने के चांस कम है, पर आ सकता है, इसलिए पढ़ जरूर लेना अच्छे से, ठीक। एक कौन कौन सी, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेप्लोपैथी, दूसरी कौन सी, सब एक्यूट स्पॉन्जिफॉर्म इंसेप्लोपैथी। सब एक्यूट का दूसरा नाम सीजीडी, दैट इज क्रेड्जफेल्ड जैकब डिजीज, और उसका दूसरा नाम क्या है, मैड काउ डिजीज इन कैटल्स। तो बहुत आसान हो गया, आप देखो ध्यान से इधर स्टूडेंट। वायरस की बात करूंगा तो इसमें दो चीजें पाई जाएंगी, एक तो न्यूक्लिक एसिड, दूसरा क्या पाया जाएगा बेटा जी, प्रोटीन, ठीक। अगर मैं बात करूं किनकी, वायराइड की, वायराइड्स के अंदर सिर्फ क्या पाया जाएगा, न्यूक्लिक एसिड, और वो भी कौन सा, फ्री आरएनए लो मॉलिक्यूलर वेट का, ठीक। अब प्रोटीन सिर्फ किसके अंदर पाई जाएगी, तो प्रियॉन्स के अंदर, किनके अंदर, प्रियॉन्स के अंदर। तो बहुत आसान हो गया बेटा जी, पी से, ठीक है नहीं, खाली पी तो प्रोटीन, खाली न्यूक्लिक एसिड तो वायराइड्स, ठीक। तो वायरस के अंदर वायराइड और प्रियॉन्स दोनों के बराबर का हिस्सा मिलता है, ठीक। ऐसे कह सकता हूं ट्रिक याद करने के लिए कि फ्री आरएनए वायराइड्स के अंदर पाया जाता है और प्रियॉन्स के अंदर सिर्फ प्रोटीन पाई जाती है, जबकि वायरस के अंदर दोनों चीजें होती है, न्यूक्लिक एसिड भी और प्रोटीन भी। पी से प्रियॉन, पी से प्रोटीन, बोलना नहीं, ठीक। अब बात करते हैं किनकी, लाइकेंस के स्टूडेंट। तो लाइकेन के अंदर पहले भी बता चुका हूं कि दो लोगों से मिलकर बनते हैं, किस किस से स्टूडेंट, ठीक। लाइकेन में दो चीजें पाई जाती हैं, एक तो एल्गी, दूसरा फंगाई, ठीक है नहीं। एल्गी क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, खाना खुद बना लेते हैं, जबकि फंगाई क्या है बेटा, हेटरोट्रॉफिक है, खाना खुद नहीं बना पाते हैं। तो देखना इधर, लाइकेन के दो कंपोनेंट बेटा जी, लाइकेन के दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट कौन सा, एल्गी, दूसरा कंपोनेंट कौन सा होगा, दैट इज द फंगाई। तो एक कंपोनेंट एल्गी, दूसरा कंपोनेंट फंगाई। अब एल्गी क्या है, ऑटोट्रॉफिक है बेटा, ऑटोट्रॉफिक मतलब खाना खुद बना लेता है। फंगाई क्या है, हेटरोट्रॉफिक है, ठीक। ये खाना खुद बना लेता है, यानी कि प्रिपेयर फूड,
ये लाइकेन के अंदर खाना बनाता होगा। तो ये क्या करता होगा साहब, हेटेरोट्रॉफिक है, तो ये शेल्टर प्रोवाइड करता है और एब्जॉर्प्शन करता है वाटर का, मिनरल का और एक फास्फोरस कंपाउंड, फास्फोरस मिनरल याद रखना, फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन करता है। तो एक तो एब्जॉर्प्शन करता है किस किस का, वाटर का, मिनरल का। एक मिनरल जरूर याद रखना, फास्फोरस, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एब्जॉर्प्शन में। तो एक एब्जॉर्प्शन करेगा, दूसरा ये शेल्टर प्रोवाइड करेगा, ये शेल्टर प्रोवाइड करेगा। तो एल्गी के लिए वर्ड जो यूज होता है दैट इज द फाइकोबायोन्ट, फाइकोबायोन्ट। ठीक, फाइको वर्ड हमेशा किसके लिए यूज होता है, एल्गी के लिए। स्टडी ऑफ एल्गी, फाइकोलॉजी, फाइकोमाइस्टीज फंगाई के मेंबर, मैंने बोला था उन्हें क्या बोला था, एल्गल फंगाई। तो फाइको वर्ड यूज होता है और फंगाई के लिए बोला जाता है माइकोबायोन्ट। तो माइको वर्ड हमेशा किसके लिए बेटा, फंगाई के लिए, माइकोटा किंगडम। बायोन्ट का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक, तो फाइकोबायोन्ट किसके लिए, एल्गी के लिए, माइकोबायोन्ट फंगाई के लिए। एक खाना बनाएगा, दूसरा क्या करेगा, शेल्टर और एब्जॉर्प्शन का काम करेगा। ठीक है स्टूडेंट, एक दो पॉइंट और देख लेना। एल्गी खाना बनाती है इसीलिए इसे दासी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ये दासी है। ठीक है, नहीं कभी दासा नहीं सुना होगा, पुरुष के लिए नहीं यूज होता है। ठीक, पुरुष के लिए गुलाम बोलते हैं, तो ये क्या होती है, दासी, तो इसे बोलते हैं स्लेव। ठीक, और फंगाई को माना जाता है मास्टर, तो फंगाई मास्टर होता है और एल्गी क्या होता है, स्लेव। तो इन दोनों का रिलेशनशिप कहलाता है मास्टर स्लेव रिलेशनशिप, मास्टर स्लेव रिलेशनशिप। और ये इसके लिए टर्म में यूज किया जाता है दैट इज द हेलोटिज्म। तो हेलोटिज्म यूज होता है किसके लिए, मास्टर स्लेव रिलेशनशिप के लिए। एक स्टूडेंट और बात देखना, क्या सारी एल्गी लाइकेन बनाने में यूज होती है, हाँ। तो देखना कौन सी एल्गी यूज होती है। तो इस 80% केसेस में ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी का मतलब क्या हुआ, दैट इज द क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी आएंगी। ठीक, लेकिन 20% केसेस में ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया लाइकेन के अंदर हो सकता है स्टूडेंट। 20% केसेस में कौन हो सकता है, साइनोबैक्टीरिया। तुम समझ रहे हो। ठीक, तो 80% में कौन होगा, ग्रीन एल्गी। 20% में ब्लू ग्रीन एल्गी हो सकती है। फंगाई में कौन होता है, तो बेटा जी 80% केसेस में एस्कोमाइस्टिज। 80% केसेस में कौन होगा, एस्कोमाइस्टिज। ठीक, और 20% केसेस में बेसिडियोमाइस्टिज हो सकता है। ठीक, तो फंगाई में एस्कोमाइस्टिज ज्यादातर होता है और कभी कभी बेसिडियोमाइस्टिज होता है। एल्गी के अंदर जनरली ग्रीन एल्गी होती है, लेकिन कभी कभी ब्लू ग्रीन एल्गी भी हो सकती है। तो ये सारी बात होगी किसकी, लाइकेन की। लाइकेन पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, यानी जहां पोल्यूशन होगा वहां पे ये ग्रो नहीं करेंगे। मेनली SO2, मेनली SO2। अगर SO2 कहीं पे तो वहां पे जनरली ग्रो नहीं करेंगे। ये बात में मैं फिर पढ़ाऊंगा तुमको इवोल्यूशन वाले चैप्टर में। ठीक है नहीं, तो वहां नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताऊंगा, तो वहां फिर ये बात मैं रिवाइज कराऊंगा। ठीक है नहीं, ओके स्टूडेंट। तो अब बात कर लेते हैं किनकी, लाइकेन की। ठीक है नहीं, ठीक, और इनकी बात फिर 2-3 जगह लाइकेन को पढ़ाएंगे। इकोलॉजी में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, म्यूचुअलिज्म जब पढ़ाऊंगा तब भी मैं लाइकेन का एग्जांपल बताऊंगा कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एग्जांपल लाइकेन होता है। लाइकेन पोल्यूशन का इंडिकेटर है, इवोल्यूशन में बताऊंगा और यहां फिर मैं बता रहा हूं। ठीक, आओ पढ़ते हैं क्या ले रखा है। कह रहा लाइकेन्स आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक मतलब वो होता है कि साथ में जिएंगे दो ऑर्गेनिज्म, साथ में रहेंगे और साथ में मरेंगे। ठीक, को एक्सटेंशन, को एवोल्यूशन, को, ठीक नहीं, मतलब साथ में जीना, साथ में मरना, दैट इज द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, दैट इज mutually useful association between algae and fungi. The algal component is known as phycobiont, तो फाइको वर्ड algal के लिए यूज होता है, and fungal component are mycobiont, which are autotrophic and heterotrophic respectively. ठीक, फाइकोबायोंट ऑटोट्रॉफिक होगा, माइकोबायोंट क्या होगा, हेटेरोट्रॉफिक होगा। एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंगाई, एल्गी फंगाई के लिए खाना बनाएगी, एंड फंगाई प्रोवाइड शेल्टर एंड एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर। वो एल्गी के लिए शेल्टर प्रोवाइड करेगी, मिनरल और वाटर का एब्जॉर्प्शन करेगी। एक मिनरल जरूर याद रखना, फास्फोरस। ठीक, so close is their association that if one saw lichen in nature, one would never imagine that they had two different organisms within them. कह रहा कि अगर आपको लाइकेन देखने को मिल जाएगा तो आपको कभी एहसास ही नहीं होगा कि दो ऑर्गेनिज्म, आपको हमेशा एक ऑर्गेनिज्म जैसे ही लगेंगे। ठीक है,
लाइकेंस आर वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर, दे डू नॉट ग्रो इन प्लोटेड एरिया। लाइकेन बहुत ही पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, ये प्लोटेड एरिया में ग्रो नहीं करते हैं। मेनली SO2 यहाँ पे लिख लेना बेटा, मेनली SO2। मेनली SO2, ठीक है नहीं, तो मेनली SO2 के लिए होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है, सारी बातें मैंने कर ली हैं, ठीक। वायरस, वायरॉइड, पिरॉन्स, सबकी बात हो गई, ठीक है नहीं स्टूडेंट।